अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। आज की ये वीडियो जो है थॉमस हॉब्स के बारे में है, जिसमें हम थॉमस हॉब्स की पॉलिटिकल फिलासफी एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है उसके ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम थॉमस हॉब्स के बारे में मुख्तलिफ MCQs का भी जायज़ा लेंगे और इसके अलावा उनके सियासी नज़रियात पर और ख़ास तौर पे उनकी मशहूर किताब लिविएथन और इसके अलावा उसकी जो थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर भी तफसीली बात होगी। तो आइए देखते हैं थॉमस हॉब्स के बारे में मुख्तलिफ MCQs और उसकी ज़िंदगी के बारे में मुख्तलिफ चीज़ों का जायज़ा लेते हैं। थॉमस हॉब्स जो है, he was born in 1588 and died in 1679. He was an English philosopher. The first MCQ is, which is the greatest book of Thomas Hobbes? Social Contract, Leviathan. The correct option is Leviathan. Leviathan is the most important and the greatest book of Thomas Hobbes. The second MCQ is, the famous book of Thomas Hobbes, Leviathan, was published in 1588, 1651. The correct option is 1651. The next MCQ is, Leviathan was published in 1651 और Leviathan जो है, that was the most important work of Thomas Hobbes. He wrote this book when he was in Paris and it brought immortal fame of Hobbes. तो थॉमस हॉब्स की ये जो किताब है जो 1651 में पब्लिश हुई और ये उसका सबसे अहम काम है और भी उसकी बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन जो शोहरत लिविएथन को हासिल हुई या लिविएथन की वजह से थॉमस हॉब्स को जो शोहरत हासिल हुई, शायद ही किसी और सियासी मुफक्कर के हिस्से में जो है इस कदर ज़्यादा शोहरत जो है वो आई हो। The next MCQ is, write the names of the Hobbes books. उसकी थॉमस हॉब्स की जो बुक्स हैं, तीन उसकी मशहूर बुक्स हैं। डी कारपोर जो 1640 में पब्लिश हुई, डिसाइव 1642 में पब्लिश हुई, लिविएथन 1651 में पब्लिश हुई। इसमें एक बहुत अहम बात यह है कि बरतानिया जो है जिससे तल्लक थॉमस हॉब्स का था, तो बरतानिया के अंदर 1640 से लेकर 1660 तक, 1640 से लेकर 1660 तक का जो दौर है वो सिविल वार का दौर है। और थॉमस हॉब्स की ये जो बुक्स हैं ये भी सिविल वार के ऊपर जो है लिखी गई हैं। इनका जो बैकग्राउंड है वो उसी सिविल वार के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। द नेक्स्ट MCQ इज, द बुक Decide deals with the doctrine of nationalism, sovereignty, liberty. The correct option is sovereignty. The next MCQ is, the book De Corpore deals with human nature, state of nature, element of fear. All are correct. There are three options. जो थॉमस हॉब्स की किताब है De Corpore deals with human nature, state of nature, एलिमेंट ऑफ फियर एंड ऑल आर करेक्ट। तो ये तीन ऑप्शन हैं, तीनों के तीनों दुरुस्त हैं। थॉमस हॉब्स की ये किताब जो है डी कारपोर, उसमें ह्यूमन नेचर के ऊपर बात की गई है, स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर बात की गई है और इसके अलावा एलिमेंट ऑफ फियर जो है उसके ऊपर भी तफसीली बात की गई है। द नेक्स्ट MCQ इज, टू हॉब्स बाय नेचर मैन इज ए सेल्फिश, इगोस्टिकल, ब्रूटल या फिर पीसफुल, लविंग। यानी थॉमस हॉब्स के मुताबिक इंसानी फितरत जो है, इंसान जो है फितरत के एतबार से सेल्फिश है, इगोस्टिकल है या ब्रूटल है या फिर पीसफुल और लविंग है। तो थॉमस हॉब्स के मुताबिक बाय नेचर मैन इज ए सेल्फिश, इगोस्टिकल, ब्रूटल। यानी इंसान जो है वो खुद गर्ज है और उसके अंदर इगोस्टिकल मीन्स सेल्फिश होना, सेल्फ इंटरेस्टेड होना
और ब्रूटल, सफाक और जालिम होना ये इंसान की फितरत है। खुदगर्ज है, लालची है, उसके अंदर जो है वो मतलब परस्ती और मफाद परस्ती का एलिमेंट जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो थॉमस हॉब्स जो है वो इंसानी फितरत के बारे में एक मनफी सोच का हमल जो है वो सियासी मुफक्कर है। द नेक्स्ट MCQ इज अकॉर्डिंग टू हॉब्स द स्टेट ऑफ नेचर वाज a state of peace, a state of war. The correct option is a state of war. यानी थॉमस हॉब्स के मुताबिक जो स्टेट ऑफ नेचर है यानी फितरी हालत का ज़माना, स्टेट ऑफ नेचर मीन्स फितरी हालत का ज़माना, तो वो कैसा था? स्टेट ऑफ पीस यानी वो अमन का ज़माना था, स्टेट ऑफ वार या फिर वो जंग का ज़माना था, स्टेट ऑफ वार एंड स्टेट ऑफ फियर भी उसको वो कहता है। द करेक्ट ऑप्शन इज स्टेट ऑफ फियर। द नेक्स्ट MCQ इज अकॉर्डिंग टू हॉब्स इन द स्टेट ऑफ नेचर देयर वाज ए रूल ऑफ पीस एंड लॉस, फियर एंड डेंजर। द करेक्ट ऑप्शन इज फियर एंड डेंजर। यानी थॉमस हॉब्स के मुताबिक जो स्टेट ऑफ नेचर है यानी फितरी हालत का जो ज़माना है उसमें किसकी हुक्मरानी थी? पीस एंड लॉस, अमन और कवानीन की, या फिर फियर एंड डेंजर। द करेक्ट ऑप्शन इज फियर एंड डेंजर। मैं मुख्तसर तौर पे ये बताना चाहूँगा कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है, आगे इसके ऊपर तफसील से बात होगी। तो रियासत जो है जिसमें हम ऑर्गेनाइज्ड लाइफ गुजारते हैं, मुनज़्ज़म ज़िंदगी बसर करते हैं, कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक और बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन के मतहत ज़िंदगी बसर करते हैं। तो रियासत के क़याम से पहले यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड पॉलिटिकल सोसाइटी के क़याम से पहले जो है जो दौर है उसको वो स्टेट ऑफ नेचर का दौर कहता है। स्टेट ऑफ नेचर से मुराद वो दौर है जब इंसान गैर मुनज़्ज़म था और वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता था, जिस दौर में ना तो कोई रियासत थी, ना कवानीन थे, ना कोई असूल था, ना ज़ाब्ता था, ना कोई हुक्मरान था और ना ही कोई अदलिया थी। हर इंसान अपनी अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता था। तो वो जो दौर है जब रियासत कायम नहीं हुई थी, डेट पीरियड इज़ कॉल्ड स्टेट ऑफ नेचर। और उसके बारे में हॉब्स का कहना है in the state of nature there was a rule of fear and danger। ये वीडियो जो है थॉमस हॉब्स के बारे में है और इसमें MCQs शामिल किए गए हैं और ये MCQs जो हैं आप पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी इम्तिहानात में अपीयर होते हैं, चाहे आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर NTS और ख़ास तौर पर आप लेक्चरशिप के किसी इम्तिहान में जा रहे हैं तो ये MCQs का सिलसिला जो है आपकी इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में बहुत मुफीद साबित जो है वो होगा। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। थॉमस हॉब्स वाज बॉर्न इन 1484, 1588। The correct option is 1588. Thomas Hobbes was born in 1588. The correct option is 1588. The next MCQs, Thomas Hobbes supported supreme authority of parliament, supreme authority of king. Thomas Hobbes supported the सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ किंग। थॉमस हॉब्स जो सोशल कंट्रैक्ट है उसके अंदर वो बादशाह को लामहदूद अख्तियार देता है, उसको अब्सोल्यूट पावर देता है और उसे किसी का मतहद या किसी के सामने जवाबदेह करार नहीं देता। तो थॉमस हॉब्स सपोर्ट करता है सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ किंग यानी बादशाह के वसी अख्तियार और आला अख्तियार को वो सपोर्ट करता है। The next MCQ is Thomas Hobbes died in 1669, 1679.
The correct option is 1679. The next MCQ is, what according to Hobbes is the greatest evil? What according to Hobbes is the greatest evil? Illiteracy, insecurity. यानी थॉमस हॉब्स के मुताबिक सबसे बड़ी बुराई क्या है? इलिटरेसी, जहालत, या इनसिक्योरिटी, या अदम तहफ़्फ़ुज़। तो थॉमस हॉब्स जो है, ही इज़ ऑफ द व्यू दैट इनसिक्योरिटी इज़ द ग्रेटेस्ट इवल। तो बात दुरुस्त है, अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो कोई भी शख्स जो है वो अपने जान माल को महफूज, ज़िंदगी को महफूज जो है वो नहीं बना सकता। The next MCQ is, what according to Hobbes is the greatest good? Security, kindness. The correct option is security. दो MCQ हैं, दोनों का आपस में तल्लुक़ है, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया है। उसके मुताबिक वो कहता है कि the greatest evil is insecurity, यानी अदम तहफ़्फ़ुज़ सबसे बड़ी बुराई है। और सबसे बड़ी नेकी क्या है, सबसे बड़ी अच्छाई क्या है? वो है सिक्योरिटी। The next MCQ is, according to Hobbes, the life of man in the state of nature was solitary, poor, nasty, brutish और short, या फिर peaceful। दोबारा देखिएगा, according to Hobbes, the life of man in the state of nature was, यानी थॉमस हॉब्स कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर, यानी फितरी हालत के दौर में इंसान की जो ज़िंदगी है वो कैसी थी? सॉलिटरी, पोर, नास्टी, ब्रूटिश या शॉर्ट, या फिर पीसफुल। द करेक्ट ऑप्शन इज सॉलिटरी, पोर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट MCQ इज, whose theory of social contract made sovereignty absolute and located it in ruler? Austin, Locke, Thomas Hobbes। दोबारा सुनिएगा, whose theory of social contract, यानी कि सियासी मुफक्कर का जो नज़रिया मुआहदा इमरानी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, made sovereignty absolute and located it in ruler। तो किस सियासी मुफक्कर के नज़रिया मुआहदा इमरानी में जो है अब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात की गई है, यानी बादशाह को लामहदूद अख्तियार दिए गए हैं, और जो सॉवरेनिटी है डेट इज लोकेटेड इन द रूलर। तो रूलर जो है वो इक़्तिदार अला का मालिक है। तो किसकी थ्योरी है? जॉन ऑस्टन की, थॉमस हॉब्स, या फिर जॉन लॉक। द करेक्ट ऑप्शन इज थॉमस हॉब्स, यानी थॉमस हॉब्स ने जो थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट पेश की है उसके मुताबिक जो किंग होगा, जो बादशाह है, वो अब्सोल्यूट मोनार्की रखता है और उसके पास सॉवरेनिटी की लामहदूद ताकत है, और इस सिलसिले में वो किसी के सामने जवाबदेह भी नहीं। हॉब्स रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ divine rights of king, social contract. Hobbes rejected the idea of, एक ये स्टडी है कि रियासत का क़याम कैसे वजूद में आया। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी मुफक्करीन जो हैं उनके मुख्तलिफ नज़रियात हैं। तो बाज़ सियासी मुफक्करीन का कहना ये है कि रियासत अल्लाह ताला की पैदा करदा है, जैसा कि इस पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो वो कहते हैं कि रियासत भी चूँकि इस कायनात का हिस्सा है, लिहाजा रियासत भी अल्लाह ताला की पैदा करदा है। और कुछ सियासी मुफक्करीन जो हैं उनका कहना ये है कि रियासत एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में पैदा हुई है, वजूद में आई है। तो थॉमस हॉब्स जो है वो इस थ्योरी को रिजेक्ट कर देता है, डेट इज़ कॉल्ड डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, यानी बादशाह को जो अख्तियारात हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से मिले हैं और रियासत जो है वो अल्लाह ताला की कायम करदा है। तो थॉमस हॉब्स रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ
डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, और वो किसको एक्सेप्ट करता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। थॉमस हॉब्स का कहना ये है कि रियासत एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में वजूद में आई है। द नेक्स्ट MCQ इज हु सेड only the will of the sovereign can be the source of law। दोबारा सुनिएगा, who said only the will of the sovereign can be the source of law, यानी ये किसका कहना है कि सिर्फ बादशाह की मर्जी ही कानून का सबसे बड़ा माखज़ है? रूसो, हॉब्स, मैकियावेली। द करेक्ट ऑप्शन इज थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स जो है, जैसा कि पहले भी बात हो चुकी है कि वो अपने मुख्तर आला को, सावरन को यानी किंग को वो वसी अख्तियार देता है, यहाँ तक कि उसको सोर्स ऑफ लॉ भी कहता है, यानी कानून का सबसे बड़ा माखज़ जो है वो बादशाह है। द नेक्स्ट MCQ इज अकॉर्डिंग टू हॉब्स द सावरन इज सब्जेक्ट टू लॉ। सेकंड ऑप्शन, सावरन इज नॉट सब्जेक्ट टू लॉ, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब है महकूम होना, मतहत होना या गुलाम होना। तो अकॉर्डिंग टू हॉब्स, हॉब्स के मुताबिक तो फर्स्ट ऑप्शन इज द सावरन इज सब्जेक्ट टू लॉ, यानी सावरन जो किंग है वो कानून के मतहत है, कानून के ताबे है, या वो कानून का गुलाम है, या फिर सावरन इज नॉट सब्जेक्ट टू लॉ, कि बादशाह जो है, जो सावरन भी है, वो कानून के ताबे या कानून के मतहत या कानून के महकूम नहीं है। द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, सावरन इज नॉट सब्जेक्ट टू लॉ, वो उसको कानून से बालातर करार देता है, और उसका कहना यह है कि बादशाह जो है वो किसी कानून के ताबे नहीं है और वो कानून से बालातर है। द नेक्स्ट MCQ इज हु इज ऑफ द व्यू दैट ओनली द विल ऑफ द सॉवरन कैन बी सोर्स ऑफ लॉ? एरिस्टोटल, थॉमस हॉब्स एंड रूसो। दोबारा सुनिएगा, हु इज ऑफ द व्यू दैट ओनली द विल ऑफ द सॉवरन कैन बी सोर्स ऑफ लॉ? एरिस्टोटल, थॉमस हॉब्स, रूसो के सियासी मुफक्कर का कहना है कि बादशाह की मर्जी ही कानून का सबसे बड़ा माखज़ है। इट इज सेड बाय थॉमस हॉब्स। द नेक्स्ट MCQ इज ए सिविल वॉर बिटवीन द सपोर्टर्स एंड अपोनेंट्स ऑफ द किंग स्टार्टेड इन 1640, 1610। दोबारा सुनिएगा, ए सिविल वॉर बिटवीन द सपोर्टर्स एंड अपोनेंट्स ऑफ द किंग स्टार्टेड इन 1610, 1640। द करेक्ट ऑप्शन इज 1640। इस क्वेश्चन को जो है, ये जो बात हो रही है ये बरतानिया के मुतल्लिक़ बात हो रही है, कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि बरतानिया के अंदर 1640 से लेकर 1660 तक एक सिविल वार लड़ी गई, और वो सिविल वार के इसके दरमियान थी, किस बात पर थी कि उसमें से कुछ लोग जो थे वो बादशाह के सपोर्टर्स थे और कुछ जो थे वो पार्लियामेंट के सपोर्टर्स थे, और उनके दरमियान जो है ये एक सिविल वार लड़ी गई। और इसी सिविल वार की बैकग्राउंड के अंदर जो है थॉमस हॉब्स का जो पूरा सियासी फ़लसफ़ा है उसने वो पेश किया है। और थॉमस हॉब्स जो बादशाह को लामहदूद अख्तियारात देता है, तो उसकी वजह यह है कि उन दिनों फ्रांस के अंदर जो है बादशाह थी और वहाँ पे अमन था, और थॉमस हॉब्स का नुक्ता नज़र ये था कि अगर बरतानिया के अंदर भी बादशाह को इस तरह वसी और लामहदूद अख्तियारात दे दिए जाएँ तो इससे बरतानिया में भी अमन कायम हो सकता है। तो यही वजह है कि वो बादशाह को लामहदूद अख्तियारात देने का हामी है। द नेक्स्ट MCQ इज सिविल वार was fought in England from 1640 to 1651, 1660. The correct option is 1660, यानी बरतानिया के अंदर 1640 से 1660 तक
खाना जंगी सिविल वार लड़ी गई। द नेक्स्ट MCQ इज Hobbes was one of the greatest political philosopher of the Enlightenment period. थॉमस हॉब्स जो है उसके दोबारा सुनिएगा। थॉमस हॉब्स was one of the greatest political philosopher of the Enlightenment period, 12th to 15th century, 16th to 18th century। ये जो इनलाइटनमेंट पीरियड है ये 16वीं सदी से 18वीं सदी पर मुश्तमिल है और यही दौर जो है थॉमस हॉब्स का है। द नेक्स्ट MCQ इज अकॉर्डिंग टू हॉब्स द सिचुएशन व्हेन देयर वाज नो स्टेट, नो गवर्नमेंट, नो लॉज, नो किंग, नो मोरालिटी एंड देयर वाज नो अथॉरिटी टू एक्सरसाइज पावर ओवर men is called state, organized society, state of nature। दोबारा सुनिएगा। थॉमस हॉब्स का कहना यह है कि जब कोई रियासत नहीं थी, ना कोई हुकूमत थी, ना कोई कवानीन का निज़ाम था, ना कोई बादशाह था, ना कोई अखलाकियात थी और ना ही कोई ऐसी अथॉरिटी थी जो लोगों के ऊपर इस्तेमाल हो सकती, तो वो दौर जो है उस दौर को क्या कहा जाता है। तो दोबारा इसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हॉब्स द सिचुएशन व्हेन देयर वाज नो स्टेट, नो गवर्नमेंट, नो लॉज, नो किंग, नो मोरालिटी एंड देयर वाज नो अथॉरिटी टू एक्सरसाइज पावर ओवर मैन इज कॉल्ड स्टेट ऑफ नेचर। यानी वो दौर जो है जब रियासत नहीं थी, हुकूमत नहीं थी, कवानीन नहीं थे, कोई अथॉरिटी नहीं थी और हर शख्स अपनी अपनी ताकत और अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता था, तो उस दौर को जो है स्टेट ऑफ नेचर कहा जाता है। द नेक्स्ट MCQ इज अकॉर्डिंग टू हॉब्स प्री पोलिटिकल एंड प्री सोशल लाइफ इज कॉल्ड सॉवरेन स्टेट, स्टेट ऑफ नेचर। दोबारा सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू हॉब्स प्री पोलिटिकल एंड प्री सोशल लाइफ इज कॉल्ड स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ सॉवरेन स्टेट। द करेक्ट ऑप्शन इज स्टेट ऑफ नेचर। द नेक्स्ट MCQ इज हु सेज स्टेट ऑफ नेचर इज ए वार ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन in which the life of man is solitary, poor, nasty, insecure and brutish। ये किसका कहना है? जॉन लॉक का या फिर थॉमस हॉब्स का? तो ये जॉन लॉक का थॉमस हॉब्स का कहना है कि थॉमस हॉब्स सेज दैट स्टेट ऑफ नेचर इज ए वार ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन। यानी जो स्टेट ऑफ नेचर है वो उस दौर की बात है जहाँ पे हर शख्स दूसरे शख्स का दुश्मन था, हर शख्स दूसरे शख्स के खिलाफ जंग पर आमादा था और हर शख्स दूसरे शख्स से खौफज़दा था। तो वो जो दौर है जिसमें हर शख्स दूसरे शख्स को अपना दुश्मन समझता था और हर शख्स जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो उसके जी में आता वो करता था, डेट एज इज़ कॉल्ड स्टेट ऑफ नेचर। और ये जो नक्शा खींचा है थॉमस हॉब्स ने, वो थॉमस हॉब्स ने खींचा है। द नेक्स्ट MCQ इज अकॉर्डिंग टू हॉब्स द मैन ऑफ स्टेट ऑफ नेचर वर रेशनल और इरेशनल। दे वर रेशनल बिकॉज दे वांट टू गेट रिड ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर। तो स्टेट ऑफ नेचर में क्या था? खौफ था, बदअमनी थी, हर कोई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार था। तो थॉमस हॉब्स कहता है कि उस दौर का इंसान इस ज़िंदगी से तंग आ गया था और वो उस खौफ से निकलना चाहता था। इसलिए जो उस दौर का इंसान है वो बेसिकली रैशनल है, अकली है, और वो अकल की बुनियाद पे फैसले कर रहा था कि वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ये ज़िंदगी जो है ये ठीक नहीं है, हमें कोई मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, जिसमें
हुक्मरान हो जो हमें मुनज़्ज़म करे। तो इस हवाले से जो है दोबारा इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, द मैन ऑफ स्टेट, the men of state of nature were rational or irrational. They were rational because they want to get rid of state of nature, क्योंकि वो उस बदअमन और खौफ की ज़िंदगी से निजात हासिल करना चाहता था, इसलिए वो अकली था, अकल की बुनियाद पे फैसले करता था। The next MCQ is, according to Hobbes, the state of nature was prevailed with प्लेयर फियर। जो स्टेट ऑफ नेचर थी उस पे किस चीज़ का गलबा था? तो इस हिस्से में थॉमस हॉब्स कहता है खौफ का, और थॉमस हॉब्स ही कहता है कि रियासत खौफ की पैदावार है। वो स्टेट ऑफ नेचर के अंदर इंसान इस कदर खौफजदा हो गया था कि उसको अपनी बका खतरे में नजर आने लगी। तो उस खौफ से निकलने के लिए जो है उसने रियासत जैसा अदारा जो था वो कायम किया। तो रियासत बेसिकली क्या करती है? हमें उस खौफ से निजात दिलाती है जो हमें दूसरों से, ताकतवर लोगों से महसूस होता है। तो अकॉर्डिंग टू हॉब्स, द स्टेट ऑफ नेचर वाज प्रिवेल्ड विद प्लेयर फियर। द करेक्ट ऑप्शन इज फियर। द नेक्स्ट MCQ इज, द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर made up an agreement which is called social contract, economic contract. The correct option is social contract. दोबारा सुनिएगा। The people of the state of nature, यानी वो जो फितरी हालत का ज़माना था जिसमें कोई रियासत नहीं थी, कोई हुकूमत नहीं थी, कोई कानून नहीं था। जब इंसान उस ज़िंदगी से तंग आ गया, जब उस ज़िंदगी से आजिज़ आ गया, तो उसने क्या किया? उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और उस गैर मुनज़्ज़म ज़िंदगी से निकलकर उसने मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया। तो दोबारा देखिएगा। द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर मेड अप एन एग्रीमेंट विच इज़ कॉल्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द नेक्स्ट MCQ इज, द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर मेड अप एन एग्रीमेंट अमंग देमसेल्व्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थॉमस हॉब्स का जो नज़रिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये उसका यूँ समझे उसका थीम है। ये द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर मेड अप एन एग्रीमेंट अमंग देमसेल्व्स दैट दे विल सेक्रीफाइस फॉर देयर राइट्स टू द मिलिट्री और टू सॉवरेन एंड गवर्नमेंट। अहम बात ये है इसमें है कि जो स्टेट ऑफ नेचर के लोग थे, जो वहाँ पे अफराद रहते थे, उन्होंने आपस में मुआहदा किया। देखिए इसकी स्टेटमेंट देखिएगा। द स्टेट ऑफ नेचर, द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर मेड अप एन एग्रीमेंट अमंग देमसेल्व्स, यानी फितरी रियासत के जो अफराद थे उन्होंने आपस में मुआहदा किया, और मुआहदे में उन्होंने क्या तय पाया? डैट दे विल सेक्रीफाइस ऑल देयर राइट्स। जो उनको फितरी हालत के ज़माने में, स्टेट ऑफ नेचर के हालत के ज़माने में जो उनको फितरी हुकूक हासिल थे, जिसके मुताबिक वो अपनी मनमर्जी करते थे, उन्होंने कहा कि हम इनसे दस्तबरदार हो जाएंगे। किसके हक में दस्तबरदार होंगे? देयर आर टू ऑप्शंस, टू मिलिट्री और टू सॉवरेन एंड गवर्नमेंट। द करेक्ट ऑप्शन इज टू सॉवरेन एंड गवर्नमेंट। The next option is, the sovereign of the Hobbes had limited powers, unlimited powers and absolute powers. The correct option is unlimited and absolute powers। यानी थॉमस हॉब्स का जो सॉवरन है, जो इक़्तिदार अल्लाह का मालिक है, जो बादशाह है, उसकी पावर्स क्या होंगी? वो अनलिमिटेड हैं और वो एब्सोल्यूट हैं, यानी वो लामहदूद हैं और उसके इक़्तिदार के अंदर कोई दूसरा फ़र्द शामिल नहीं है और वो अकेला ही तमाम अख्तियारात का मालिक है। द नेक्स्ट MCQ इज, अकॉर्डिंग टू हॉब्स द सॉवरन वाज पार्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नॉट पार्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
ये बहुत अहम पॉइंट है कि थॉमस हॉब्स जो है उसका जो सोशल कंट्रैक्ट है उसके मुताबिक जो फितरी हालत के अफराद हैं वो आपस में मुआहदा करते हैं और आपस में एक दूसरे से मुआहदा करते हैं जिसमें हर फर्द दूसरे फर्द के हक में अपने फितरी हकूक़ से दस्तबरदार हो जाता है। लेकिन उस मुआहदे का ये हिस्सा नहीं है कि वो बादशाह से क्या मुआहदा करते हैं, उसमें सिर्फ ये है कि वो अपनी एक हुकूमत कायम कर लेते हैं, लेकिन इसका वो जिक्र नहीं करता कि बादशाह के साथ जो कंट्रैक्ट होगा उसकी शराइत क्या होंगी। तो वो सिर्फ और सिर्फ अफराद के दरमियान जो एग्रीमेंट होता है जिसमें हर फर्द दूसरे फर्द के हक में अपने फितरी हकूक़ से दस्तबरदार हो जाता है, सिर्फ एक सोशल कंट्रैक्ट की वो बात करता है और उसके नतीजे में जो है वो कहता है कि वो एक हुकूमत जो है वो कायम कर लेंगे। तो ये इस MCQ को दोबारा देखें। अकॉर्डिंग टू हॉब्स द सॉवरेन वाज पार्ट ऑफ सोशल कंट्रैक्ट, यानी उस सोशल कंट्रैक्ट का हिस्सा था, या नॉट पार्ट ऑफ सोशल कंट्रैक्ट, या उस सोशल कंट्रैक्ट का हिस्सा नहीं था। द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ही वाज नॉट पार्ट ऑफ सोशल कंट्रैक्ट। द नेक्स्ट MCQ इज थॉमस हॉब्स प्रिफर्ड which form of government? Democracy, aristocracy, monarchy. The correct option is monarchy. Thomas Hobbes preferred monarchy. The next MCQ is Thomas Hobbes rejected the which form of sovereignty? यानी थॉमस हॉब्स जो है किस किस्म की सॉवरेनिटी को रद्द कर देता है? लिमिटेड सॉवरेनिटी, लीगल सॉवरेनिटी, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। थॉमस हॉब्स चूँकि बादशाहत को पसंद करता है और वो बादशाहत का हामी है और बादशाह को वो अनलिमिटेड पावर्स देता है, इसलिए थॉमस हॉब्स की रियासत के अंदर पॉलिटिकल राइट्स का और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का कोई तस्वर नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो है वो एक जमहूरी माशरे की खसूसियत है। Then the correct option is political sovereignty. The next MCQ is Thomas Hobbes does not distinguish between state and government, state and society. Thomas Hobbes does not distinguish between state and government. The correct option is state and government. यानी थॉमस हॉब्स जो है वो रियासत और हुकूमत के दरमियान फ़र्क नहीं करता। दरअसल जहाँ भी बादशाहत होती है वहाँ पे रियासत और हुकूमत में फ़र्क नहीं किया जाता। नेक्स्ट यहाँ पे MCQs का सिलसिला ख़त्म होता है और ये MCQs जो हैं वो थॉमस हॉब्स के बारे में आपने सुने, इसमें बहुत मुफीद बातें थी। उम्मीद है आपको इम्तिहानात की तैयारी में इस वीडियो से ख़ातिर ख्वाह फ़ायदा हासिल होगा। और आखिर में जो है एक दुआया नज़म है जो पंजाबी में है और वतन की मोहब्बत के अंदर जो है ये नज़म लिखी गई है। इसके चंद बंद जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। रब करे इस धरती उत्ते, रब करे इस धरती उत्ते, पूरे जिन्ना दुख ना होवे। रब करे इस धरती उत्ते, पूरे जिन्ना दुख ना होवे। किसे दा पीला मुख ना होवे, कोई भी सुक्का रुख ना होवे। रब करे इस धरती उत्ते, रब करे इस धरती उत्ते, पूरे जिन्ना दुख ना होवे। किसे दा पीला मुख ना होवे, कोई भी सुक्का रुख ना होवे। औतर जानी भुख ना होवे। रब करे इस धरती उत्ते, कलियां फुल होलारे होवन। जगमग करदे तारे होवन, हर थां रूप नज़ारे होवन। बंदे डाढे प्यारे होवन, जिंदगी दे सुख सारे होवन। रब करे इस धरती उत्ते, रब करे इस धरती उत्ते, रीजां सदरां
ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੀਝਾਂ ਸਦਰਾਂ ਚਾਵਾਂ ਖੇਡਣ, ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਖੇਡਣ, ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਖੇਡਣ, ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਸਾਵਾਂ ਖੇਡਣ, ਕਿੰਗਰੀ ਪਾ ਪਾ ਬਾਹਾਂ ਖੇਡਣ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖੰਡ ਪਤਾਸੇ ਨੱਚਣ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੱਚਣ, ਹਿੰਮਤਾਂ ਨਾਲ ਦਲਾਸੇ ਨੱਚਣ, ਤੋਲੇ ਨੱਚਣ ਮਾਸੇ ਨੱਚਣ, ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੋ ਹਾਸੇ ਨੱਚਣ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਮੁੱਕਣ, ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਮੁੱਕਣ, ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਮੁੱਕਣ, ਕਾਲ ਕਲੋਟੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਮੁੱਕਣ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਸੁਹਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਸ ਡਾਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਵਫਾ ਦੇ ਮੇਲੇ ਹੋਵਣ, ਹੀਰਾ ਹੋਵਣ ਬੇਲੇ ਹੋਵਣ, ਖੁਸ਼ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਵਣ, ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ